हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने एमओएस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी कि ठोस यांत्रिकी सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें लेक्चर 4 तक ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग को अपलोड कर चुका हूँ। और अगर उसमें कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं, और अगर वो प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। सो टुडे विल डिस्कस द लेक्चर 5। चैप्टर 1 इस चल रहा है हमारा, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। तो आज हमने स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन चैप्टर में प्रीवियस टाइप्स ऑफ लोड्स वगैरह देखे, एमओएस के ऊपर थे, वो सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम देखेंगे स्ट्रेस क्या होता है, देन नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे स्ट्रेन क्या होता है, और स्ट्रेस के कितने प्रकार होते हैं। स्ट्रेस को हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिबल, यानी प्रतिबल क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज़ हैं उसको नोटिफिकेशन आपको अपडेटेड मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। देयर इज़ अ बॉडी। अगर मान लीजिए कोई पिंड है, उस पर हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, पुल फोर्स हो सकता है यानी कि तनाव बल हो सकता है, जिसे हम खिंचाव बल बोल सकते हैं। तो तनाव बल अगर किसी बॉडी पे लगा रहे हैं या दबाव बल लगा रहे हैं तो होगा क्या कि ये बॉडी जो है डिफॉर्मेशन आएगा, यानी कि उसमें विरूपण होगा, ये बॉडी खींचेगी, इसके लेंथ में परिवर्तन होगा, ये स्ट्रेच होगा, यानी ये फैलाव होगा, इस बॉडी में, इस पिंड में फैलाव होगा, तो यानी कि इसकी लेंथ में बढ़ोतरी होगी। तो होता क्या है कि जो इसके पिंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वो क्या करते हैं, जो भी बाहर से लगा रहे हैं, जो भी इस पर बाह्य बल फोर्स लगा रहे हैं, उसको अपोज करते, उसकी विपरीत दिशा में इसके अणु क्या होते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, अंदर अंदर जो है अणु फोर्स लगाते हैं, ताकि इसमें विरूपण ना हो, इसमें डिफॉर्मेशन ना हो, मतलब उसके मटेरियल में डिफॉर्मेशन ना हो। तो जैसे मान लीजिए ये बाहर की तरफ हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, सभी जगह मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वो क्या करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी इसके विपरीत दिशा में फोर्सेस कई लगा रहे हैं सारे अणु। और ये आंतरिक बल है, इसको इंटरनल फोर्स बोलते हैं, और ये विरोधी बल होता है यानी प्रतिरोधी बल होता है, कह सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, आंतरिक प्रतिरोधी बल। ठीक है। और इस आंतरिक प्रतिरोधी बल की जो तीव्रता होती है, जो इंटेंसिटी होती है, ये कितना तेज़ी से ये आंतरिक प्रतिरोध बल लगा रहे हैं, अगर किसी एक इकाई क्षेत्रफल पे देखेंगे तो वही क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। उसके बारे में और डिटेल में आगे समझेंगे। तो पहले आप ये बस समझ लीजिए स्ट्रेस प्रतिबल क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, जो आंतरिक प्रतिरोध बल अणु लगाते हैं उसकी वजह से स्ट्रेस उपजता है या पैदा होता है। तो इंग्लिश में अगर बात करें, द इंटेंसिटी ऑफ द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जो मैंने बताया है, इन शॉर्ट IRF बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ऑन अ स्पेसिफिक प्लेन, किसी भी एक विशिष्ट समतल पर जो आंतरिक प्रतिरोध बल होता है और उसकी इंटेंसिटी होती है, उसकी तीव्रता होती है, किसी एक बिंदु से जो गुजरता है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। हिंदी में वही चीज़, एक बिंदु से होकर जाने वाले एक एक बिंदु से होकर जाने वाले एक विशिष्ट समतल पर आंतरिक प्रतिरोधी बल की तीव्रता को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है। इसको और डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बाद वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो, लेकिन आगे इस पर और क्लियर होगा आपको। सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की अगर बात करें, प्रतिबल के प्रकार, तो प्रतिबल के कई प्रकार होते हैं। तो स्ट्रेस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। वैसे भी और भी स्ट्रेसेस होते हैं, बियरिंग स्ट्रेस होता है, थर्मल स्ट्रेस होता है, लेकिन हम यहाँ पे 3 कंसीडर करके चल रहे हैं। सबसे पहले आपका नॉर्मल स्ट्रेस, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सीधा प्रतिबल। फिर उसके बाद सेकेंड है आपका शियर स्ट्रेस, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तन प्रतिबल। फिर थर्ड है आपका बेंडिंग स्ट्रेस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नमन प्रतिबल। अब जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो भी 2 प्रकार से हम ले सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में टेंसाइल फोर्स बताया था, यानी तनाव बल बताया था, उसी तरीके से तनाव प्रतिबल होता है। तनाव बल की वजह से जो स्ट्रेस यानी प्रतिबल उपजता है वो तनाव प्रतिबल होता है, और जो संपीड़न
बल की वजह से प्रतिबल उपजता है, उसे संपीड़न प्रतिबल बोलते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रेस के ही दो प्रकार होते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक टॉपिक है और समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो नॉर्मल स्ट्रेस की अगर बात करें, सीधा स्ट्रेस, सीधा प्रतिबल जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस फर्स्ट प्रतिबल में ही बताया पहले कि जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर की तरफ एक इंटरनल फोर्स इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगाते हैं। तो द इंटरनल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस या फिर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जो भी आंतरिक प्रतिरोधी बल है उसका एक इकाई एरिया लें, जो कि कौन लगाता है, ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, यानी विरूपण के विरोध में जो आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है पर या इकाई एरिया पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। इसको एक और नाम दिया जाता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, सिग्मा से। अगर हिंदी में बात करें, जब किसी भी पिंड पर हम क्या लगाते हैं, मैंने पहले भी बताया है, एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाह्य बल कार्य करता है या लगाते हैं, तो पिंड क्या होता है, पिंड या पिंड के जो पिंड का जो पदार्थ होता है एक रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध पैदा करता है, और जो बाहर की तरफ बल लगाया गया है उसका क्या करता है, विरोध करता है, विरोधी बल होता है, जैसे मैंने अभी डायग्राम में समझाया भी था। और ये विरोधी बल इकाई एरिया पर लग रहा है होता इकाई एरिया पर लग रहा है, इस प्रतिरोधी बल को ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। इकाई एरिया का मतलब क्या हुआ, जो भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यानी कि जो प्रतिरोधी बल है डिवाइडेड बाय एरिया, तो इसी दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सीधा प्रतिबल या फिर इंजीनियरिंग प्रतिबल बोलते हैं। तो इस डायग्राम से समझिए, एक कॉलम टाइप का एक डायग्राम मैंने बनाया है, ये कॉलम लगा हुआ है, ऊपर से फिक्स्ड है, और इस पे नीचे की तरफ कुछ एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल कार्य कर रहा है जो कि P है। अब हम बात करें, अगर इसके अंदर की बात करें तो एक सेक्शन हमने ले लिया है XX। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको बॉडी को कट करूँ तो जो यहाँ पे एरिया होगा, तो इस एरिया पे क्या होगा, इस बाह्य बल के प्रतिरोध में एक विपरीत दिशा में यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो अणु होंगे, विपरीत दिशा में फोर्स लगाएंगे, जो कि इस डायग्राम में आपको, सेकेंड वाले डायग्राम में आपको देखने को मिल सकता है। ये सिलेंड्रिकल बार है, यानी कि जैसे सिलेंडर होता है उस तरीके से रॉड है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये P फोर्स के अगेंस्ट यानी कि विपरीत दिशा में सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे क्या लगा रहे हैं, अणु बाहर की इसके अपोजिट में विपरीत दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, और ये सारे जो फोर्सेस हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, IRF बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, आंतरिक प्रतिरोधी बल। और यही आंतरिक प्रतिरोधी बल को इस एरिया से, यानी ये जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे लग रहा है उस एरिया से हम डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, इसको मान लीजिए हमने बोला F है, मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का सम, जितने भी अणु अंदर की तरफ प्रतिरोधी बल लगा रहे हैं वो फोर्स F है, सबका योग। तो जो स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस यानी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, लोड पर यूनिट एरिया, यानी इकाई एरिया में जो भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स F लगाया है अपॉन में क्या लिख देंगे, एरिया, तो वो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा बराबर P बाय, यानी इस F की जगह ये लोड को लिख दिया है। तो ये जो F होता है वो P के बराबर ही होता है। इसको हम समझेंगे कि क्यों बराबर होता है, कैसे बराबर होता है। तो F बराबर यानी सिग्मा बराबर F बाय A हो गया, और इस F का मान P के बराबर होता है जो बाह्य बल लगाया हुआ है, तो इसको अल्टीमेटली हम P बाय A लिख देते हैं। लेकिन ये F P के बराबर कैसे होता है आगे हम एक डेरिवेशन में समझते हैं। होप आप लोग को क्लैरिफाई हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आए तो आपको कमेंट सेक्शन में या फिर गूगल क्लासरूम में ऐड होके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन से समझ रहे हैं हम। एक रॉड है, इस पे हम क्या लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तनाव बल लगा रहे हैं, सॉरी ये तनाव प्रतिबल नहीं है, तनाव बल लग रहा है। ठीक है, तो इस पे दो फाइबर्स लिया है, दो परतें लिया है, ये A परत है, ये उसकी दूसरी परत B है। इसका जो रॉड का या छड़ का लेंथ है वो कितना है स्टूडेंट्स, L है। ठीक है, अब इस पे देख सकते हैं जब हमने बाह्य बल लगाया, टेंसाइल फोर्स तनाव प्रतिबल लगाया, तो इसकी लेंथ में बढ़ोतरी होगी, यानी कि ये इसमें फैलाव होगा। तो जो जितना फैलाव हुआ है वो कितना हमने लिया है, डेल्टा L, यानी इतना अमाउंट जो हैच करके एरिया लिया है, इतना जो है लेंथ बढ़ गया है, और ये लेंथ को हमने किससे प्रदर्शित किया है, डेल्टा L से। और डेल्टा L को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन
इसको हम बोलते हैं विरूपण, ना कि विकृति। ये विकृति नहीं है, इसको हिंदी में बोलते हैं विरूपण। और एक और नाम दे सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ द मेंबर, यानी कि जो मेंबर है वो कितना एक्सटेंट हुआ है, कितना फैला है, वो फैलाव होता है। तो ये डेल्टाइल हो गया, ठीक है। यानी कि जब हमने बारबल लगाया तो ये इतना अमाउंट फैल गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। एक मेथड होता है, तो उसमें हम एक सेक्शन ले रहे हैं, यानी इस परतों के बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ की है और इसको हम बोल रहे हैं एक्स एक्स सेक्शन। एक्स एक्स सेक्शन पे हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब इस एक्स एक्स सेक्शन पे जो हमने खींचा है उसके बाएं तरफ का जो भी पार्ट है और दाएं तरफ का जो भी रॉड है उसको अलग अलग हम उसका डायग्राम बना के समझेंगे। यानी कि इसके इस तरफ के हिस्से को हम पार्ट ए बोल देंगे और सेक्शन के राइट हैंड साइड के हिस्से को दाएं तरफ के हिस्से को पार्ट 2 बोल देंगे। तो पार्ट 1 को हमने अलग बनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पार्ट 1 बोल रहे हैं, ठीक है। और पार्ट 1 पे जो इधर फोर्स लग रहा था बारबल पी, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रतिरोधी बल लगेगा जिसको हम बोल रहे हैं एफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। अब सेकेंड जो पार्ट है, ये वाला सेकेंड पार्ट है आपका। सेकेंड पार्ट को हमने यहाँ पे अलग से बनाया है। तो इस पे जो बार बल लग रहा था पी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो अणु प्रतिरोधी बल लगा रहे हैं वो एफ है, ठीक है। तो आपने एक स्थैतिक संतुलन कंडीशन पढ़ी होगी, प्रतिबंध पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, तो वो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होती है कि सारे जितने भी फोर्सेस होते हैं, सारे बलों का परिमाण का योग जो है जीरो होता है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो, यानी एक्स डायरेक्शन में सारे बलों के परिमाण का योग जीरो होगा, वाई डायरेक्शन में बलों के परिमाण का योग जीरो होगा, जेड डायरेक्शन में सारे बलों के परिमाण का योग जीरो होगा। तब ये बॉडी आपकी क्या होती है, संतुलन में होती है, संतुलन की ये प्रतिबंध होता है। इसी तरीके से जो आघूर्ण होता है, मोमेंट होता है, उसका भी सारे मोमेंट का जो योग होगा वो जीरो होता है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो, चाहे वाई डायरेक्शन में हो, चाहे जेड डायरेक्शन में हो। तो इसकी एक कंडीशन हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज करेंगे, यानी इस रॉड को हम ये मान रहे हैं कि ये संतुलन में है। तो उस कंडीशन में अगर हम किसी भी एक पार्ट पे, चाहे पार्ट 1 पे चाहे पार्ट 2 पे, हम क्या लगाएंगे, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो सारे फोर्सेज यानी बलों का परिमाण एक्स डायरेक्शन में, बलों के परिमाण का योग एक्स डायरेक्शन में 0 लेंगे। तो बल देख सकते हैं कौन कौन से लग रहा है, एक पी बल लग रहा है, एक एफ बल लग रहा है। एफ बल जो है राइट वर्ड डायरेक्शन में बाईं तरफ है तो इसको हम प्लस लेंगे, और पी को लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में तो माइनस लेंगे, और दोनों का योग 0 हो जाएगा। तो एफ माइनस पी बराबर 0 हो गया, तो एफ बराबर पी हो गया। इसीलिए हमने पीछे बताया था कि यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा बराबर इंटरनल स्टिक फोर्स पर यूनिट एरिया होते हैं, और एफ को हम किसके बराबर ले लेते हैं, पी के बराबर, संतुलन में होता है। तो सिग्मा बराबर पी बाय ए हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा डिराइव करते हैं, समझते हैं। इस जो पार्ट 1 है उसको, ये रॉड है, इसको हमने इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ताकि ये एरिया इसका दिखता रहे। तो इस पर्टिकुलर एरिया में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि किसी भी बिंदु पे हमने एक एरिया ले लिया। यहाँ पे मान लीजिए छोटा सा एरिया डेल्टा ए है, तो डेल्टा ए पे जो फोर्स लग रहा है प्रतिरोधी बल, वो कितना है, डेल्टा एफ है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि ये पूरा जो एरिया होता है वो समतल नहीं होता है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो जो एरिया होता है, अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें कुछ ना कुछ रफनेस होती है, उसके सरफेस कुछ लाइक वेवीनेस होती है, इस तरीके से उभराव होता है। तो हर जगह एरिया वेरी करता रहता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया में परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए हम इसको सिग्मा को, स्ट्रेस को जो है हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेस बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोध बल बराबर एरिया, जो भी क्षेत्रफल है, तो उसको हम इस तरीके से डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए के टर्म में ले रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ घट रहा है। तो हम यहाँ पे लिमिट लगा रहे हैं, आपने मैथ पढ़ा होगा तो लिमिट डेल्टा ए टेंस टू 0, यानी क्योंकि डेल्टा जो है आपका डेल्टा ए बढ़ घट रहा है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर सेंटर पे आते आते कम हो रहा है। तो इस तरीके से तो डेल्टा ए टेंस टू 0 और बराबर सिग्मा बराबर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कितना था इस पॉइंट पे, डेल्टा एफ है, और एरिया डेल्टा ए है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं जो सिग्मा होता है, स्ट्रेस जो होता है, प्रतिबल होता है, नॉट अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता है क्रॉस सेक्शन के सापेक्ष, यानी कि जो भी एरिया है उसके सापेक्ष, क्रॉस सेक्शन के सापेक्ष कांस्टेंट नहीं होता है, हर एक पर्टिकुलर एरिया पे अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा समतल नहीं होता है, ठीक है। तो इसको लिमिट हटाएंगे तो ये डेल्टा जो है डी एफ बन जाएगा, तो डी एफ बाई डी ए, और इस डी ए को हमने इस साइड भेज दिया है, तो सिग्मा इंटू डी ए बराबर क्या आ जाएगा, डी एफ। तो डी एफ बराबर आ गया सिग्मा इंटू डी ए, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको फिर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक एवरेज वैल्यू मिलेगी, एक औसत मान मिलेगा। तो डी एफ को हो जाएगा ये सॉरी एफ बरा डी एफ का हो जाएगा एफ, और सिग्मा और
सिग्मा का क्या हो जाएगा, सिग्मा जो है इसको हम एवरेज स्ट्रेस मान रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट लेके ट्रीट करेंगे, और डी ए का हो जाएगा ए इंटीग्रेट करने पे। ठीक है, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा एफ बाय ए, और एफ का मान इन्हें यहाँ बता दिया था, एफ बराबर कितना है, पी है, तो लगाए गए लोड के बराबर, तो सिग्मा बराबर एफ बाय इज इक्वल टू पी बाय। और ये सिग्मा जो है, क्योंकि मैंने बताया कि ये वेरी करता रहता है, लेकिन हम एवरेज स्ट्रेस लेके चलते हैं, एक औसत प्रतिबल लेके चलते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं पी बाय ए, यानी लोड अपॉन एरिया। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये पी बाय ए आता है। होप आपको क्लेरिफाई हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली कैसे प्रदर्शित करेंगे सीधा प्रतिबल यानी नॉर्मल स्ट्रेस को, इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने बताया, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यानी आंतरिक प्रतिरोधी बल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सिग्मा बराबर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, और वो एफ किसके बराबर होता है, बाह्य बल लगाया गया बाह्य बल के बराबर, तो पी बाय ए। और ये पी जो है एसआई यूनिट, ये पी क्या है, भार है, एक फोर्स है, एक बल है। ठीक है, तो बल की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और नीचे एरिया है, क्षेत्रफल है, उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा जो स्ट्रेस है प्रतिबल का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आपको ये क्लेरिफाई हो गया होगा। इसमें मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रेस होता है, जैसे कोई भी भौतिक राशि होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, आपने पढ़ा होगा जैसे आपने पढ़ा होगा क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है जो स्केलर क्वांटिटी होती है, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो कांस्टेंट होती है, और वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ परिमाण होता है, वेक्टर क्वांटिटी में परिमाण प्लस डायरेक्शन भी हम लेते हैं। ठीक है, लेकिन सिग्मा जो होता है, कभी कभी पूछा जा सकता है प्रतिबल जो है वो कैसी राशि है, तो सिग्मा जो है इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत भी होती है। तो एक तो ये आपको स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं होती है, क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटी अगर होगी, क्योंकि वेक्टर इसमें वेक्टर क्वांटिटी हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है, प्रतिबल जो होता है, उसमें एक तो परिमाण होता है, परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी होती है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ये है, दूसरा वेक्टर बी ए वेक्टर है, तो इसको हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, इसका रिजल्टेंट यानी कि इसका योग निकाल सकते हैं, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रेस को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसके स्ट्रेस को हम वेक्टरली ऐड नहीं कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेस है 1.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरी स्ट्रेस है 2, तो दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे 3.2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी होती है, तो इसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा के तौर पे बता रहा हूँ, टेंसर क्वांटिटी होती है। ये आपको इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा आपके बोर्ड में, लेकिन आपको पता होना चाहिए डिटेल में। तो जो आपकी प्रतिबल है वो कैसी राशि है, टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर राशि होती है। तो आप लोग को ये क्लेरिफाई हो गया होगा। अब आगे बात बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो दो टाइप का होता है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अगर जैसे मान लीजिए मैंने डायग्राम में बताया, अगर जो फोर्स बाह्य बल लगा रहे हैं वो कैसा बल है, टेंसाइल है, यानी कि बाहर की तरफ खिंचाव बल है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो उस समय जो स्ट्रेस उपजेगा वो आपका क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। यानी कि इस देख सकते हैं आप, इस ये जो फोर्स पी लगा रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अणु लगा रहे हैं, और इसके लिए जो है इस फोर्स बाह्य बल के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लिख देंगे, तो आपका आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे जो ये बाहर की तरफ लोड लगा रहे हैं वो कैसा है, खिंचाव बल है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि जब किसी पिंड पर दो बराबर एवं विपरीत खिंचाव बल कार्य करते हैं और पिंड की काट पर क्या लगता है, आंतरिक प्रतिरोध उपजता है, इस प्रकार उत्पन्न हुए प्रतिबल को ही हम क्या बोलते हैं, तनाव प्रतिबल बोलते हैं, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा टी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला वही होगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, और एफ बाय ए को हम पी बाय ए लिख देंगे। ठीक है, बस यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट पुल फोर्स होगा, खिंचाव बल होगा। और कंप्रेसिव, एक चीज़ और, टेंसाइल स्ट्रेस को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, यानी प्लस में लेंगे। ठीक है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस संपीड़न प्रतिबल, इसमें क्या होगा, अंदर की तरफ दबाव बल लग रहा होगा, तो दो जो अब दबाव बल अंदर की तरफ लग रहे हैं,
तो यहाँ पे इसके अपोजिट में अणु जो है रेजिस्टिंग फोर्स लगाएंगे, तो इस पी बल के अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में ये अणु जो है आंतरिक प्रतिरोध बल लगा रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में ये लगा रहा है। और इस समय जो स्ट्रेस यानी प्रतिबल उपजेगा वो कौन सा प्रतिबल होगा, संपीड़न प्रतिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगेगा उसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस होगा यानी कि तनाव प्रतिबल होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी संपीड़न बल लगेगा तो संपीड़न प्रतिबल लगेगा। और इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा सी से, और इसको हम निगेटिव मान के चलते हैं यानी माइनस में लेके चलेंगे। ठीक है, तो होप आपको लोग को ये क्लेरिफाई हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स शियर स्ट्रेस की। जैसे मैंने पहले बताया भी था कि इस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में पहला नॉर्मल, फिर शियर, फिर उसका बेंडिंग। बेंडिंग स्ट्रेस अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो आगे एक नया चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो बस ये शियर स्ट्रेस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेन डिस्कस करेंगे। तो होप आप लोग को क्लेरिफाई हो रहा हो, पसंद आ रहा है तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए लेके आता रहूँ। तो शियर स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, कर्तन प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, जैसे ये इस डायग्राम से पहले समझते हैं फिर डेफिनेशन पे आएंगे। तो ये आपका दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, और इन दोनों प्लेटों को हमने नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट से जोड़ रखा है। और इस प्लेट पे एक फोर्स लग रहा है P, और ये इधर भी दूसरी प्लेट पे फोर्स लग रहा है P। ये प्लेटों के लिए जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है ये फोर्स है प्लेटों के लिए टेंसाइल फोर्स, तनाव बल। लेकिन अगर हम बोल्ट की बात करें तो यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो बोल्ट अगर मैं इस पोर्शन को कट कर दूं, प्लेट को हटा दूं, तो जो फोर्स लग रहा है वो करेगा क्या। तो अगर मैंने बीच में एक सेक्शन ले लिया, यहाँ पे एक ए सेक्शन ले लिया है, तो ये जो फोर्स है ये वाला P, तो वो पार्ट 2 पे लग रहा है, यानी यहाँ पे इसको मैंने पार्ट 2 बोला है और इसको मैंने पार्ट 1 बोला है। तो पार्ट 2 पे ये वाला फोर्स P लग रहा है बाबल प्लेट की वजह से, प्लेट पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से अंदर नट और बोल्ट पे भी फोर्स लग रहा है। तो बोल्ट पे जो ये P फोर्स लग रहा है इस तरीके से, और ऊपर वाले हिस्से पे P फोर्स इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अंदर की तरफ, अब ये जो है फोर्स इसके लिए ये कैसा है, शियर फोर्स है। अगर इसकी परतों की बात करें, जैसे यहाँ पे ये परत होंगी इसकी जो अणु होंगे, इसकी परतों पे, फाइबर्स पे ये जो फोर्स है पैरेलल होगा, समांतर बल होगा। यानी कि यहाँ पे ये जो P फोर्स है इनके परतों के क्या है, समांतर, और समांतर बल के अपोजिट डायरेक्शन में आंतरिक प्रतिरोध बल अणु लगाएंगे, और वो क्या होंगे, शियर फोर्सेस कहलाते हैं, जो मैंने पहले भी आपको समझाया था शियर स्ट्रेस का कंसेप्ट। तो यानी कि होगा क्या कि जो परतें हैं इन दोनों फोर्सेस की वजह से एक दूसरे की तरफ ऊपर फिसलने की कोशिश करेंगे। तो फिसलने की जब कोशिश करेंगे तो ये वाला हिस्सा इधर भाग जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर भाग जाएगा और ये टूट जाएंगे। तो अगर मैं पार्ट 2 को ही डिस्कस करूं कि ये वाला हिस्सा अगर चला गया है उधर, तो पार्ट 2 को मैंने यहाँ बनाया है, तो पार्ट 2 को इस पे P फोर्स लग रहा है और ये समांतर है इस फाइबर के, इस वाले परत के, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, समांतर बल के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में एक आंतरिक प्रतिरोधी समांतर बल लगेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, V बोल रहे हैं। और ये V अपॉन एरिया डिवाइड कर देंगे तो ये शियर स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, शियर स्ट्रेस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर हो जाएगा V/A। तो होप आप लोग को क्लेरिफाई हो गया। अब डेफिनेशन पढ़ के भी समझा देता हूँ आपको। जब किसी पिंड पर दो बराबर एवं विपरीत प्रवृत्ति के स्पर्श रेखीय बल लगते हैं, देख सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स है यानी कि समांतर बल है, स्पर्श रेखीय बल उसकी किसी अनुप्रस्थ काट के समतल पर कार्य करते हैं, तो ये बल एक भाग को दूसरे भाग पर क्या करने की कोशिश करते हैं, फिसलने की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं, यानी फाइबर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करते हैं। और पिंड की ये अवस्था को हम क्या बोलते हैं, कर्तन अवस्था या स्टेट ऑफ शियर बोलते हैं। और इस अवस्था में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, जो प्रतिबल उपजता है, उसे को हम क्या बोलते हैं, कर्तन प्रतिबल बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट टेंजेंशियल फोर्सेस on a cross-sectional plane, the applied forces cause and section of the body to slide over the other section, and body is said to be in the state of shear, and the corresponding stress induced in this time that is called as shear stress. इस कंडीशन में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, shear stress। तो होप आप लोग को ये क्लैरिफाई हो गया होगा।
इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। मैथमेटिकली टाउ बराबर क्या हो जाएगा, इंटरनल स्टिंग फोर्स यानी वी जो लगा था अपॉन एरिया, और ये वी जो है इंटरनल स्टिंग फोर्स लगाए गए लोड के बराबर होगा, पी के बराबर होगा, तो पी बाय ए हो जाएगा। तो पी जो है वो न्यूटन में है, एरिया मीटर स्क्वायर में है, तो शियर स्ट्रेस का भी यूनिट क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो टाउ मैंने बताया था कि स्ट्रेस कोई भी हो, चाहे शियर स्ट्रेस हो चाहे नॉर्मल स्ट्रेस हो, एरिया पे एरिया पर्टिकुलर किसी समतल पे अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम एवरेज लेके चलते हैं। तो वही लिखा हुआ है, अबव इक्वेशन डिफाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस ऑन द क्रॉस सेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देम ओवर द क्रॉस सेक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म। जैसे बताया कि क्योंकि एरिया थोड़ा बहुत वेवीनेस होती है, उसमें उभार होता है, तो यूनिफॉर्म नहीं होता है स्ट्रेस हर जगह पे। और जो फोर्स पी होता है पैरेलल होता है सरफेस के। और देखिए शियर स्ट्रेस में जो फोर्स पी होता है सरफेस के क्या होता है, समांतर होता है, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस में 90 डिग्री पे होता है। फोर्स जो बाह्य लगता है वो 90 डिग्री पे लगता है, लंबवत होता है, लेकिन शियर स्ट्रेस में जो फोर्स लगता है वो पैरेलल होता है सरफेस एरिया पे। तो आप लोग को क्लैरिफाई हो गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप बटन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट आए तो पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे स्ट्रेन के साथ।